अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक अब सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जी तो जनाब, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आइए। शमीर के घर बेटे की पैदाइश ने उनकी खुशियों को दुबाला कर दिया। शमीर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इसका बस चलता तो आमना को जमीन पर पैर भी ना रखने देता। अपने बेटे का नाम उन्होंने शहजर शाह रखा, जो कि बिल्कुल अपने बाप पर था। आमना ने जब शमीर से कहा कि इस खुशी को अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसने टाल मटोल करके बात ही खत्म कर दी। वो चाहकर भी आमना को ये नहीं बता पाया कि इसकी प्रेगनेंसी का सुनकर इसके बाप ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब अपनी औलाद का बताकर वो अपनी खुशी को खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाप का कहना था कि इसके खानदान का वारिस भी खानदानी ही होगा, इसकी माँ भी खानदानी होगी, ना कि ऐसी औरत जिसके माँ बाप की कोई खबर ही नहीं। लेकिन शायद इसका बाप ये नहीं जानता था कि खानदानी इंसान भी अल्लाह अता करता है और गैर खानदानी भी अल्लाह की ही पैदाइश है। खानदानी होने की इज्जत भी अल्लाह ही बख्शता है और जिनको इज्जत नहीं देता इनसे इम्तिहान लेता है, और अल्लाह इम्तिहान भी इसलिए रखता है जो अल्लाह को प्यारा होता है। हर किसी को तो अल्लाह इम्तिहान के काबिल नहीं समझता। इम्तिहान सिर्फ इन लोगों के लिए होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अपने बंदों को आजमाता है, क्योंकि गरूर और तकब्बुर करने वालों की रस्सी अल्लाह की तरफ से ढीली होती है। वो जितना गरूर करते हैं इतना ही अल्लाह उन्हें आज़ाद छोड़ता है और खुद से दूर कर देता है। ऐसे लोग अल्लाह से दूर होते हैं क्योंकि गरूर और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और इसके बाप को भी अपने खानदानी होने पर ऐसा ही गरूर था। लेकिन शमीर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आमना से बहुत मोहब्बत करता था। शहज़र ने दोनों की खुशियों को दुबाला कर दिया। शहज़र के नए नए कदमों ने इनकी जिंदगी की खुशियों से भर दिया। वो इसे लेकर हवेली वापस आ चुका था। गाड़ी कब रुकी? शहज़र कब गाड़ी से उतरा, इसकी तरफ आया, इसकी साइड का दरवाजा खुला, इसे खबर भी नहीं हुई। वो अपनी सोचों और डर में इतनी डूबी हुई थी कि ऐसे शहज़र के अपने इतने करीब आने का पता ही नहीं चला। इसे लेकर लॉन्च तक आया और अपने नौकर को खाना लगाने कर कहा। नौकर ने खाना लगाने के बाद खबर दी तो इसने इसका हाथ पकड़कर अपने साथ टेबल पर ले आया और अपने से खाना खिलाने लगा। अबान बिना चूं चुरा किए खाना खाती रही। खाना खाने के दौरान इसने एक बार भी शहज़र की तरफ देखने की गलती नहीं की, क्योंकि इसे यकीन था कि वो बहुत गुस्से में होगा। इसे खाना खिलाकर रूम में जाने का बोला। वो बिना कुछ कहे उठकर कमरे की तरफ आई। तकलीफ से चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो शहज़र के सामने कुछ नहीं बोली। कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। इसे यकीन था कि इसे कोई बहुत बुरी सजा देने वाला है, लेकिन फिलहाल तो वो नॉर्मल ही लग रहा था। न जाने शहज़र इसके साथ अब क्या करने वाला था। ये सोचते सोचते इसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इसने बेड की क्राउन से टिक लगाकर आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर बाद इसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ तो फौरन सीधी होकर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पास आया और इसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। यह एहसास गलत नहीं था कि वो ऐसा कर रहा है। इसके जख्मों पर मरहम लगाकर वो इसके कदमों में आकर बैठा और इसके पैरों का जख्म साफ करने लगा। बिना कुछ बोले वापस कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अबान समझ नहीं पा रही थी कि वो इस पर गुस्सा करने के बजाय इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है। इस वक्त तक तो इसको कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन वो इसे ऐसे कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर बाद शहज़र कमरे में वापस आया तो इसके हाथ में कुछ दवाइयाँ और दूध का गिलास था, जो इसने इसके हाथ में लाकर रखा। कुछ देर तो ऐसे ही गिलास और दवाइयों को देखती रही, लेकिन जब इसने नोट किया कि शहज़र इसे घूर रहा है तो इसने एक ही सांस में दवाई ली और दूध का गिलास खाली कर दिया। गुड गर्ल, इतना कहकर गिलास इसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया। जब अबान ने अपने ऊपर कंबल सीधा करना चाहा तो अगले ही पल शहज़र ने कंबल उठाकर दूर फेंक दिया। खड़ी हो जाओ, सर लहजे में कहा तो अबान चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने कहा था कि तुम्हें हर गलती की सजा मिलेगी, लेकिन तुम बाज ही नहीं आती, तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम सारी रात यहाँ पर खड़ी रहोगी। शहज़र ने इसे सजा सुनाते हुए खुद बेड पर लेट गया। बस इतनी सी सजा? अबान चहकी, फिर चुप हो गई कि कहीं ये छोटी सजा समझकर शहज़र इसे कोई बड़ी सजा ना दे दे। लेकिन इसकी बात पर शहज़र का कहकर बेसाख्ता था। वो ऐसे ही बेड पर लेटकर इसे देखता रहा, जबकि अबान कभी इधर कभी उधर तेज तेज अपने हाथ पांव हिलाती, तो कभी दुपट्टा हिलाती, तो कभी अपने बालों की लिटें निकालकर पीछे फूंक मारती, यानी सजा को काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद ही इसे एहसास हुआ कि ये सजा इतनी भी आसान नहीं है। अब इसकी टांगें दुखने लगी थी, पैर में पहले ही तकलीफ थी और खड़े रहने की वजह से कमर में दर्द शुरू हो गया था, जबकि इसके एक्सप्रेशंस देखकर अब शहज़र को मजा आने लगा था। साइकिक
गुड नाइट जान। बस इतना कहकर वो करवट लेकर सोने लगा, जब तक तकरीबन 5 मिनट बाद अबान के सू सू की आवाज आना शुरू हो गई। शाहजाद ने पलट कर देखा तो अब आंसू बहा रही थी। दोनों हाथ किसी मुजरिमों की तरह बांधे नजरें जमीन पर गाड़े वो रोने में मसरूफ थी। जब अचानक शाहजाद ने आंखें खोली और उसे कहा कि ये तुम्हारी आखिरी गलती थी अबान, इसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बस सो जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। इस पर कंबल सीधा किया, जबकि इतना भागने पर और फिर इतनी देर खड़ा रहने की वजह से अबान अब काफी थक चुकी थी। शाहजाद का मेहरबान सीना मिलते ही वो नींद की वादियों में गुम हो गई। शामिर, मेरे ख्याल में आपको शाहजाद के बारे में अपने मामा बाबा को बता देना चाहिए। शाहजाद जब 5 माह का हो चुका था तो आपकी खुशियों पे आपके माँ बाप का भी हक है। आप इनकी इकलौती औलाद हैं, आप उन्हें इस खुशी से महरूम नहीं रख सकते। आमना ने समझाते हुए कहा, ये खुशी मेरी और तुम्हारी खुशी है। शाहजाद हमारी औलाद है और मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि बहुत जल्द कंपनी की तरफ से मुझे एक फ्लैट मिलने वाला है और अब हम वहाँ रहेंगे। तुम दुआ करो कि मेरा प्रमोशन हो जाए। शामिर ने एक बार फिर इसे बातों में लगाते हुए कहा, जबकि आमना समझ नहीं पा रही थी क्या हर शामिर इसे क्या छुपा रहा है। यकीनन इसके बाप ने इसकी बीवी और बच्चे को कबूल करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि इसकी माँ बनने की खबर सुनकर शामिर कितनी खुशी से अपने बाप को फोन करने गया था, लेकिन जब वापस आया तो बहुत उदास था। आमना तो इसी दिन समझ चुकी थी कि इसके बाप ने इसे कबूल करने से मना कर दिया है, लेकिन शामिर ने यह कहकर टाल दिया कि इसने किसी को फोन किया ही नहीं। बाबा सारी रात अबान का इंतजार करते रहे, लेकिन अबान नहीं आई। यकीनन वो पकड़ी गई थी। अब न जाने शाहजाद इसके साथ क्या सलूक करे। कैसा बेरहम इंसान है जिसे इस पर तरस भी नहीं आता। अभी वो यही सब कुछ सोच रहे थे जब गनवा का फोन बजा। गनवा, आप ये जॉब करना भी चाहती हैं कि नहीं? छुट्टी आए दिन लेट आना, आपको इस जॉब को करने में इंटरेस्ट है या नहीं? अगर है तो प्लीज़ हमें बता दें ताकि हम न्यू एडिटर का इंतज़ाम कर सकें। इसे उम्मीद ना थी कि बास इसे फ़ोन करेगा। आई एम सॉरी सर, मैं बस आ रही हूँ। कुछ मसाइल की वजह से पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ हो रही है, इसलिए आपसे माजरत करती हूँ, गनवा ने कहा। देखिए मिस गनवा, आपके पर्सनल मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे और यही सब कुछ चलता रहा तो यकीनन हमें आपको इस जॉब से आउट करना होगा। ये तो हमने शाह रेस के कहने पर आपको जॉब दे दी, वरना आप जॉब के काबिल भी नहीं थी। बॉस ने इसे सुनाते हुए ये भी बता दिया कि इसे ये जॉब सिफारिश पर मिली है। फ़ोन बंद होने के बाद इसे ज़ेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। समझता क्या है अपने आप को, हर जगह हीरो बनने की कोशिश करता है। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी सिफारिश करने की? मुझे सिफारिश की नौकरी नहीं चाहिए। इसने बाबा से कहा, बेटा ये लड़का हर जगह हमारी मदद करता है, पहले भी इसके हम पर बहुत एहसान है और ये नौकरी भी तुम्हें इसी की वजह से मिली है। तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए, ना कि इस तरह गुस्सा करना चाहिए। बाबा ने समझाते हुए कहा, ये बात तो गनवा भी मानती थी कि शाहजेब ने इसका बहुत साथ दिया है और शायद इस नौकरी के लिए वो इसकी सिफारिश ना करता तो ये नौकरी इसे कभी ना मिलती, क्योंकि इसका बॉस इसे इस जॉब के काबिल ही नहीं समझ रहा था। सुबह जब अबान की आंख खुली तो रोज की तरह आज भी वो शाह की बाहों में थी, लेकिन आज इसकी पकड़ इतनी सख्त नहीं थी जितनी इसके रोज होती। शायद इसके जख्मों की वजह से शाह को इस पर तरस आ गया था, लेकिन जब अबान ने गौर किया तो वो शाह एकदम नक्सत से तैयार लेटा हुआ था, जैसे कि पहले दिन, जिसका मतलब था कि वो जागा हुआ है और सिर्फ इसको तंग करने के लिए ऐसे लेटा हुआ है। खैर, रात न जाने किस तरह इसे अबान पर तरस आ गया। जो भी हो, रात अबान बच गई। छोड़ें प्लीज़ मुझे, वो हल्का सा मनमनाई। क्यों इस मार के बाद इसे शाह से अब बहुत खौफ आने लगा था। न जाने शाह को कब गुस्सा आ जाए और कब वो इसे मारने पर उतर आए। इसकी आवाज़ सुनकर शाह ने आंखें खोल दी। बड़ी ही कमाल की नींद है, तुम्हारी खुलने का नाम ही नहीं लेती। वैसे बड़ी कोशिश की है मैंने तुम्हारी आंखें खोलने की, लेकिन तुम्हारी नींद, उफ। शाह ने आह भरकर कहा। इसके माथे पर बोसा देकर उठ खड़ा हुआ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है? उठते हुए बिल्कुल हल्की सी आवाज में पूछा। इसकी आवाज में खौफ शाह ने बहुत नोट किया। वो इससे नजर तक नहीं मिला रही थी। कल रात भी इसी तरह से बात कर रही थी, जो कुछ शाह को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि हाँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शाह ने इसकी आंखों में देखने की कोशिश की। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अबान ने बस इतना कहा और जाने लगी। जब पहले दिन अबान यहाँ आई थी तब वो इससे कितने अच्छे से बात कर रही थी। इस दिन इसकी नज़रों में कोई डर, कोई खौफ नहीं था जो आयशा को देखकर हो रहा था। शायद वो समझ सकता था कि ये डर सिर्फ इसकी दिन की वजह से है। शाह को अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों इसने बुरे तरीके से इसे मारा। अब वो इससे बात करने से भी डर रही थी।
वो वापस बाहर आई तो इसके हाथ में ग्रीन कलर की ड्रेस थी। अरे मैंने ब्लैक पहना है, तुम ग्रीन पहनोगी? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकालता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया और अबान को मालूम था कि वो काले रंग के ही कोई कपड़े निकाल कर लाएगा, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी इसने काले रंग के ही कपड़े पहने थे। शायद इसे काला रंग पसंद था। अंदाजे के मुताबिक वो जब बाहर आया तो इसके हाथ में काले रंग की ड्रेस थी। जाओ ये पहन कर आओ। इसके हाथ में ड्रेस पकड़ाते हुए अबान बना चूं-चूं किए वॉशरूम में चली गई। वो बाहर निकली तो शाह बेड के साथ लेटा हुआ इसका इंतजार कर रहा था। ब्यूटीफुल, इसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। ये नहीं कि तुम पर ब्लैक कलर सूट करता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो इस दिन तुमने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था। इस दिन भी गजब ढहा रही थी। शाह की अबान पर हर कलर ही सूट करता है। इसका माथा चूमते हुए इसने कहा, पता नहीं ये निकाह के 2 लफ्जों का असर था या कुछ और, लेकिन इसे शाह के करीब आना बुरा नहीं लगता था। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम दोनों लंच करेंगे और फिर घूमने जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पसंद है? शाहज़र काफी देर इसके जवाब का मुंतजिर रहा, लेकिन शायद अबान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। अरे यार, ऐसा कैसे चलेगा? जब तक मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो मैं तुम्हें कैसे जानूंगा? अबान अब भी कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी पसंद की जगह पर लेकर चलता हूँ। अब जरा सी स्माइल तो करके दिखाओ। जैसे रात को सजा सुनकर मुस्कुराई थी, इससे अचानक याद आया तो वो भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि अबान को वो सज़ा बहुत आसान लगी थी। शायद वो ये नहीं जानती थी कि हर इंसान एक हद तक कोई भी काम कर सकता है। लेकिन इससे पहले या इसके बाद ना तो अबान मुस्कुराई और ना ही इसकी तरफ देखा था, जो शाहज़र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लाला की वजह से इसने अपनी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन अब इसने वादा कर लिया था अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अबान को कोई तकलीफ नहीं देगा। ज़रा से ही सही, प्लीज़ मुस्कुरा दो। शाहज़ाद ने फिर से कहा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, जबकि वो इस वक्त डर के मारे रोना चाहती थी। लेकिन इस वक्त वो शाह को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि इसके गुस्से को हैंडल करना अब अबान के बस में नहीं था। दैट्स माई गर्ल, इसके स्माइल पर खुश होकर इसे अपने साथ ले जाने लगा। निगाह को जैसे ही खबर मिली कि हमजा मुल्तान के लिए निकल चुका है, वो हमजा के फ्लैट में आ गई। अशरफ इनसे नजरें चुराकर पहले ही फ्लैट की डुप्लीकेट बनवा चुका था। इस बार निगाह ने अपने किसी आदमी पर यकीन न किया, बल्कि वो खुद आई, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि यहाँ पर रिमशा ही है। इस इलाके में ज्यादा लोग न थे और ना ही अरादिया किसी से ताल्लुक रखती थी कि लोग उसे जाने। इसलिए अरादिया से मिलने कौन आता था और कौन नहीं, इस बात का यहाँ पर किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। निगाह बेगम डुप्लीकेट की मदद से फ्लैट खोलकर अंदर आई, जहां सामने ही मास्टर साइज फ्रेम में हमजा, अरादिया और मिशी की फोटो लगी थी, जिसे देखते ही निगाह बेगम की आंखें चमक उठीं, जबकि अशरफ परेशान हो चुका था। मैडम, ये तो रिमशा ही है, अशरफ ने कहा। मुझे यकीन था कि ये रिमशा ही होगी, वरना सफियान मलक जैसा बंदा इस तरह से अपनी मंजिल से पीछे हट जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा था। निगाह बेगम को, अशरफ नजर रखो इस लड़की पर, जैसे ही ये आती है मुझे खबर करो और इसका फोन नंबर ढूंढो। हवाओं में उड़ लिया रिमशा रानी, अब तुम्हारे पर ये निगाह बेगम काटेगी। शाहज़ाद शक्ल सूरत के हिसाब से बिल्कुल शामीर पे था, लेकिन जिद और अकड़ के मामले में वो बिल्कुल अपने दादा पर गया था। अगर शमीर का बाप इससे मिलता तो इसे अपने आप ही पता चल जाता कि इसका पोता है। शाहज़ाद बचपन से ही गुस्से का बहुत तेज था, कोई भी गलत बात इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। स्कूल में एक दिन किसी ने इसके बाप को गाली दी, जिसके बदले में अपने बैट से वो इसका सर फोड़ आया। उसके वालिदैन ने प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसकी वजह से शाहज़ाद को स्कूल से ही निकाल दिया गया। अगले हफ्ते इसकी 10वीं बर्थडे थी और शाह ने अपने बाप से साफ कह दिया था कि इस बर्थडे पर इसे साइकिल चाहिए, वरना वो इससे बात नहीं करेगा। शाहज़ाद ऐसा ही था, अपनी मर्जी की चीज़ ना मिलने पर वो एक महीना अपने बाप से बात ना करता था, जब तक वो चीज़ इसे मिल ना जाती। हमजा और अरादिया मुल्तान पहुंच चुके थे। वो सीधे शाहज़ाद के घर आए, क्योंकि मुल्तान में हमजा का ठिकाना भी शाहज़ाद की हवेली ही था। यहाँ पहुंचे तो देखा शाहज़ाद घर पर नहीं, तो नौकरों से उसे पूछा। उन्होंने बताया कि साहब और मैडम डॉक्टर के पास गए हैं। साहब तो ठीक है, लेकिन ये मैडम कौन है? हमजा सरप्राइज देने आया था, लेकिन यहाँ पर तो खुद ही सरप्राइज्ड हो गया था।
آپ کو نہیں پتا شاہزب نے شادی کر لی ہے، وہ بھی لڑکی کو اٹھا کر زبردستی نکاح پڑھوایا ہے، اور اسا اتنا مارتے ہیں کہ کیا بتائیں، بات بات پر مارتے ہیں۔ ابھی پرسوں ہی تو اسے بیلٹ سے مارا، ہمیں تو لگا کہ بیچاری مر ہی گئی ہے۔ لیکن نہ، ابھی اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ صاحب کو ایک دم پگھلا ہی گئے، اتنا روئے کہ کیا بتائیں۔ پھر وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کل رات ہی واپس لے کر آئے ہیں اور اب پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کل رات صاحب نے پھر سے انہیں مارا ہوگا۔ ہائے، اتنی معصوم لڑکی ہے، بالکل چھوٹی سی، لیکن شاہ صاحب کو تو ترس ہی نہیں آتا اس بیچاری پر۔ نوکر نے اسے سب بتا دیا۔ حمزہ کو یقین تھا کہ وہ ضرور لالا کی بیٹی ہوگی، لیکن یہاں تو شاہزار کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اسے نکاح کر لیا، یہ حمزہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حمزہ، وہ لڑکی کون ہے اور شاہ بھائی اس کو اس طرح کیوں مارتے ہیں؟ ارادیہ نے پوچھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے شاہ بھائی محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے؟ لیکن اگر شاہ بھائی اس سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے اس طرح کیوں مارتے ہیں نوکروں کے سامنے؟ شاہ بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، لیکن مجھے کبھی ایسے نہیں لگے تھے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، ارادیہ نے کہا۔ اب یہ سب کچھ تو وہی بتائے گا۔ بس اتنا کہہ کر حمزہ نے اپنی جیب سے فون نکالا اور شاہ کو فون کرنے لگا۔ ارے حمزہ، کیسا ہے تو؟ آج میں تجھے فون کرنے ہی والا تھا۔ شاہ نے فون اٹھاتے ہی کہا، تو جہاں بھی ہے گھر پہنچ، اس وقت ملتان میں ہوں۔ حمزہ نے بس اتنا کہہ کر فون کاٹ لیا۔ اس کے غصے سے بھری آواز کو سن کر شاہ مسکرایا۔ اسے یقین تھا کہ حمزہ کو اس کی شادی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ چلو پرنسس، تو میں تمہارے دیور سے ملاتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی ہاسپٹل سے نکلے ہی تھے، مطلب وہ کہیں بھی گھومنے کے لیے نہیں جا رہے۔ ابان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ چاہے شاہ سے سونلی پر ہی کیوں نہ لٹکا دے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ ابان اور شاہ جب گھر پہنچے تو حمزہ اور ارادیہ اس کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ حمزہ بہت ناراض ہوگا۔ اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا بھی تھا، کیونکہ اس نے حمزہ سے چھپا کر شادی کی۔ حمزہ کے علاوہ اس کا تھا ہی کون جو اس کی خوشیوں میں شامل ہوتا؟ لیکن اس نے حمزہ کو بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بتاتا، ضرور بتاتا، اگر ابان لالا کی بیٹی نہ ہوتی۔ لالا کی بیٹی سے شادی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ابان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابان سے شادی کرنے کا ارادہ تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، جس کے بارے میں حمزہ بھی جانتا تھا۔ ابان، تم تھوڑی دیر اپنی دیورانی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، جب تک میں تمہارے دیور کو سب کچھ سمجھا کر آتا ہوں۔ ارادیہ بھابی، یہ ہیں آپ کی جٹھانی ابان، اور ابان، یہ ارادیہ بھابی۔ اب آپ دونوں انجوائے کرو۔ چل حمزہ، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کر شاہ کمرے میں چلا گیا اور حمزہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ شاہ، کیا وہ لڑکی ابان ہے؟ اس سے تو شادی کرنا چاہتا تھا؟ حمزہ نے کمرے میں آتے ہی پوچھا، کیونکہ باہر اس نے ابان کہہ کر پکارا تھا۔ ہاں، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ابان سے شادی کروں گا، شاہ نے پرسکون ہو کر کہا۔ مطلب وہ لڑکی ابان ہے تو پھر لالا کی بیٹی کا کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے تیرے بدلے کا کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ لالا کی بیٹی ہے حمزہ۔ اس کے بعد شاہ نے شروع سے لے کر اب تک سب کچھ بتا دیا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، شاہ جس انسان سے نفرت کرتا تھا، اسے اسی کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی محبت ہے! یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا ہوگی۔ تجھے یقین ہے کیا وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ضرور بھاگے گی، مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گی، شاہ نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ تو اب تو کیا کرے گا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ بھاگ کر کہیں دور نکل گئی تو کیسے پہنچے گا اس تک؟ حمزہ نے پوچھا تو شاہ مسکرا دیا، کیونکہ حمزہ جانتا تھا کہ شاہ نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچ رکھا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، حمزہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، اب میں ابان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، جب تک میں لالا سے بدلہ نہ لے لوں تب تک یہ شہر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، تجھے لالا کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر، لیکن ابان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر۔ تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا حمزہ، یہ اتنی پیاری سی اچھی سی لڑکی ہے جو اس کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ نے ہاں میں گردن ہلا دی۔
तुम उम्र में मुझसे छोटी हो लेकिन रिश्ता तो बड़ा है। अरादिया कब से अबान से बातें करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। अरादिया को समझ नहीं आ रहा था कि शाह अगर इस लड़की से इतनी ही मोहब्बत करता है तो इसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करता है। अबान, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो, प्लीज इस तरह से उदास मत हो। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। मुझे हमजा ने बताया है कि शाह भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाह भाई दिल के बुरे नहीं, और मैं हूं ना हर कदम पे तुम्हारे साथ। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझो। आप मेरी एक मदद करेंगी? अबान कब से इसकी बातें सुन रही थी। अगर वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी तो फिर मदद कर ही सकती थी। हाँ क्यों नहीं, बताओ, मुझे तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। अरादिया ने इसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। आप मुझे अपना फ़ोन दे देंगी? मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बताऊंगी कि मैं ठीक हूँ। अबान ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा फ़ोन। अरादिया ने फ़ौरन इसे फ़ोन दे दिया। वो फ़ोन लेकर अंदर कमरे में आ गई। शाह और हमजा बहुत देर से कमरे में गए हुए थे। इन्हें यकीन था जब तक वो फ़ोन पे बात करती है तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अरादिया के सामने बात करने की बजाय इसका फ़ोन कमरे में ले आई। अब क्या पता अरादिया भी कहीं शाह की जासूस ही ना हो। हेलो, कौन बात कर रहा है? लाला ने पूछा। बाबा, मैं अबान बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं भागने में नाकाम हो गई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ और फिर से कोशिश करूँगी। अबान ने जल्दी जल्दी बताया। अबान, मेरी बच्ची, तू ठीक है? बाबा ने बेचैनी से पूछा। मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती बाबा। मैंने आपको बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं ठीक हूँ। अभी वो लाला से बात ही कर रही थी कि किसी ने इसके हाथ से फ़ोन छीन कर दीवार पर दे मारा। कौन सी ज़ुबान समझती हो तुम अबान? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि लाला से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, इससे बात नहीं कर सकती तुम। वो गुस्से से धाड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारिएगा नहीं, नहीं करूँगी किसी से बात, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे मारिएगा नहीं। अबान पीछे होते हुए दीवार से जा लगी जबकि दोनों हाथों से इसने अपना चेहरा छुपा रखा था। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आए, मुझे मत मारे, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। अब रोते हुए अबान का सारा जिस्म कांप रहा था। शाह इसके करीब आया और एक झटके से इसका बाजू पकड़कर अपने साथ लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, रिलैक्स, कुछ नहीं कहूँगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम भी तो ऐसी हरकत नहीं करो। तुम ऐसी हरकत आइंदा नहीं करोगी। इसे अपने सामने करते हुए सी खौफजदा आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं करोगी ना? जवाब ना का पाकर उसने फिर पूछा। नहीं नहीं। अबान बस इतना ही बोली और खौफ से इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इसका माथा चूमकर हाथ पकड़कर बाहर ले आया। आयशा की 10वीं सालगिरह थी। इसके बाप ने जैसे तैसे इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जिसके लिए वो बहुत खुश था। इसने केक काटा और हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी माँ को खिलाया। ओ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूं और केक तुम पहले अपनी माँ को खिलाते हो, ये तो बड़ी ज्यादती है। शामिर ने दुहाई दी। जी नहीं, कोई ज्यादती नहीं। मैं मामा को केक इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि मामा मुझे आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। शाह ने जवाब दिया। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। शामिर ने कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में माँ के प्यार का कोई मुकाबला नहीं। माँ माँ होती है और मामा सारा वक्त मेरे साथ होती हैं। आप तो अपने ऑफिस चले जाते हो। शाह ने मुंह बनाकर कहा। बुरी बात शाहज़ार, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए ही काम करते हैं। वो तुम्हारे लिए ऑफिस में ज़्यादातर काम करते हैं ताकि तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। वो नहीं चाहते कि जो चीज़ तुम्हारे दोस्तों के पास है वो तुम्हारे पास ना हो, इसलिए सारा वक्त ऑफिस में गुजारते हैं, ओवर टाइम करते हैं। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आमना ने मुस्कुराकर कहा। आतिफ के बाबा इसे छोड़कर चले गए। आप तो मुझे छोड़कर नहीं कभी जाएंगे ना? शाहज़ार के दिल में पता नहीं क्या समाई कि ये सवाल पूछने लगा। कुछ दिन पहले ही इसके दोस्त आतिफ के माँ बाप की डिवोर्स हो गई थी और अब सारी जिम्मेदारी इसकी माँ पर आ गई थी। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो। शामिर ने शाह का माथा चूमते हुए कहा जब फ़ोन बजने लगा। शामिर ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है?
शामिर ने पूछा तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं, अम्मा बी ने इसके सर पर धमाका करते हुए कहा। ठीक है अम्मा, हम आते हैं, शामिर ने कहा। नहीं नहीं शामिर, अपनी बीवी को लेकर यहाँ मत आना, तुम्हारी बाप की ज़िंदगी के चंद दिन बचे हैं, उन्हें सुकून से गुजारने दो। बस इतना कहकर अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि शामिर परेशान हो चुका था। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं, और किसका फ़ोन था? शहज़र ने पूछा। पता नहीं बाबा को क्या हुआ है, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है, इनकी ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं, शामिर ने परेशान होकर आमना को बताया। शामिर, आपको उन्हें देखने जाना चाहिए, आमना ने इसे हौसला देते हुए कहा। आमना, तुम दोनों को मैं अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकता। शामिर, हम अकेले कहाँ हैं, मैं और शाहज़ार एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, आप हमारी फिक्र ना करें, वहाँ जब सब कुछ ठीक हो जाए तो आप आ जाना, आमना ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। और कभी कभी हम खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। आमना जी, ये आपने क्या किया? हमजा अपनी बीवी को एक नया फ़ोन लेकर दो, शाह ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। इसकी बात पर हमजा मुस्कुराया, क्योंकि इस महीने इसके हाथ से टूटने वाला ये चौथा फ़ोन था। फ़ोन तोड़ना शाहज़र का फेवरेट काम था। वो दोनों जब कमरे से निकले तो रादिया अकेले बैठी थी। जब हमजा ने वजह पूछी तो इसने सब सच बता दिया। जबान इसके फ़ोन से अपने घर वालों को फ़ोन करके अपनी ही खैरियत बता रही थी, जबकि इसकी बात सुनकर शाह गुस्से से कमरे में चला गया। इसके अंदाज से तो यही पता चलता था कि अबान को फ़ोन पर किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन क्यों, ये अभी तक पता नहीं चला था। सॉरी रादिया भाभी, आपका फ़ोन मेरे हाथों शहीद हो गया, शाहज़ार ने मुस्कुरा कर कहा। चलो आओ शॉपिंग करने चलते हैं, साथ रादिया का फ़ोन लेंगे और लंच भी बाहर करेंगे, हमजा ने आइडिया दिया। वैसे आइडिया बुरा नहीं, क्या ख्याल है अबान, इसने अबान की तरफ देखते हुए कहा। अबान तो पहले ही यहाँ से बाहर निकलने का मौका ढूंढ रही थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। फौरन गर्दन हाँ में हिला दी, जबकि मुल्तान में रादिया को कोई भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो भी पुरसुकून होकर इनके साथ चलने को तैयार हो गई। शाह एक सेकंड के लिए अपना ध्यान इधर से उधर नहीं कर रहा था, सारा वक्त इसका हाथ पकड़े रखा था उसने, यहाँ तक कि सारी शॉपिंग भी अपनी मर्जी से करवाई। अबान ने ना हाँ किया और ना ही इनकार करने की कोशिश में शाह की घुरी वो देख चुकी थी। इसके बाद शाह ने इसके लिए जो कुछ भी लिया इसने बला चून चुरा के ही ले लिया। अबान ने बहुत बार इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और हर बात ही नाकाम रही। शाह, तूने अबान भाभी को वो गिफ्ट दिया जो तू इनके लिए लेकर आया था? शाह को पता था कि वो काजल की बात कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा दिया। नहीं, अभी नहीं, वो बेचारा तो मेरे जहन से ही निकल गया, आज दूंगा। इसके बाद वो सब लंच करने होटल में चले गए। ये काफ़ी बड़ा और शानदार होटल था। सब वहाँ खाना खाया और अबान को यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ देर बाद रादिया मिशी को लेकर वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आई तो अबान ने कहा कि इसे वॉशरूम जाना है, आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं अभी होकर आती हूँ। बस इतना अब कहकर अबान चली गई। यार, इतना वक्त हो गया है, अबान भाभी वापस क्यों नहीं आई? हमजा ने कहा। क्या हो गया है हमजा, अभी आ जाएगी, मैं देख कर आती हूँ, ये कहकर रादिया उठकर जाने लगी, जबकि शाहज़ार ने कहा, भाभी आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ, लेकिन आप लेडीज़ वॉशरूम में कैसे जाएंगे? रादिया ने पूछा। डोंट वरी, वो लेडीज़ वॉशरूम में नहीं बल्कि होटल से बाहर निकल चुकी है, शाह ने पुरसुकून अंदाज में कहा। क्या, वो बाहर निकल गई? आपने इसे बाहर जाते हुए देखा है? रादिया ने पूछा। मेरी नज़र इसके हर कदम पर है। इतना कहकर शाहज़ार चला गया। अबान होटल के पिछले रास्ते से होटल से बाहर निकल आई। अभी वो नज़र बचाकर पार्किंग एरिया से निकल ही रही थी जब गाड़ी के करीब शाहज़ार नज़र आया, जो इसी को देख रहा था, और अब भागने का कोई फ़ायदा ना था, वो इसे देख चुका था। वो वहीं रुक गई। शाह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आया। घर चलें प्रिंसेस? काफ़ी सर्द लहजे में पूछा गया। जी। इसका हाथ पकड़कर वो तकरीबन घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। रास्ते में इसने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके इस होटल से हमजा और रादिया को पिक करने का कहा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें सज़ा ना दूँ, लेकिन तुम्हें प्यार और नरमी से बात करूँ, लेकिन तुम्हें सीधी बात समझ ही नहीं आती। तुम खुद पर जुल्म चाहती हो, मैं तुम पर जुल्म करूँ?
आई एम सॉरी, बमुश्किल बोलने की कोशिश कर रही थी। और जस्ट शट अप, तुम्हारी हर बात में सॉरी नहीं चलेगी। वो इतने जोर से दहाड़ा कि अबान डर कर गाड़ी के दरवाजे से ही चिपक गई। हॉस्पिटल से वापसी पर शाह ने कहा कि गाड़ी वो खुद चलाएगा, जिस पर एक बार फिर से अबान को गुस्सा आ गया। दिमाग ठीक है आपका? बहुत शौक है आपको गाड़ी चलाने का? आराम से बैठ जाएं पीछे, वरना। एक पल के लिए तो वो भूल ही गई कि सामने खड़ा शख्स इसका हमदर्द नहीं बल्कि सितमगर है, जबकि इसके इस तरह से हुक्म चलाने पर शाह तो खुशी से पागल ही हो गया। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म, बस इतना कहकर वो पिछली सीट पर बैठ गया, जबकि शाह की इज्जत अफसाई पर असफर भी अब मुस्कुराए बिना न रह सका। डॉक्टर की सारी हिदायत अबान ने गौर से सुनी और अब गाड़ी में आहिस्ता आवाज से दोहरा रही थी। अपनी इतनी परवाह करते देखकर शाह का दिल चाहा कि वो एक बार फिर से अपना हाथ काट ले या अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। अबान अभी बोल ही रही थी कि शाह ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। पहले तो वो बुखलाकर इसे देखने लगी, लेकिन आज शाह की आंखें बंद थीं। फिर इसने घबरा कर असफर को देखा, जो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बना गाड़ी चला रहा था। लोग सीधे घर ही आए थे। घर आते देखकर हमजा परेशान होकर इसके करीब आया। क्या हुआ? कटा तेरा हाथ? बता मुझे, तू ठीक है? हमजा सिर्फ कहने को इसका दोस्त था, लेकिन वो इसे जान से ज्यादा चाहता था। अपनी परवाह करते देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस छुरी लग गई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने यकीन दिलाते हुए कहा, जिसे हमजा जानता ही ना हो कि इसने खुद अपना हाथ काटा है। दिखा मुझे, कहाँ चोट लगी है तुझे? वो इसका हाथ देखते हुए बोला। ओ मेरे भाई, मैं ठीक हूँ, तू इतनी टेंशन मत लिया कर, और प्लीज़ कोई खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसने हमजा को मौजू से हटाते हुए कहा, क्योंकि अब हमजा इसके जख्मों का मुआयना करने वाला था, और अगर हमजा डॉक्टर बन जाए तो फिर इसकी खैर नहीं। वो ये जानता था। तो अपना ख्याल रखा कर, हम वापस जाएंगे, मैं तुझे वहाँ इस डॉक्टर से चेक करवाऊंगा। हाँ करवा लेना जब हम वापस जाएंगे। अब मैं अपना ख्याल क्यों रखूँ? ये शादी क्यों की है मैंने? अबान मेरा ख्याल रखेगी, ये है ना प्रिंसेस? इसने अबान की तरफ देखते हुए पूछा। जी मैं ख्याल रखूंगी, डॉक्टर ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे सब याद है। अबान ने हमजा को इसकी फिक्र करते देखकर हमजा को ही देखकर बताया। सबसे पहले तो तुम मुझे खाना खिलाओगी, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। शाह ने अपना जख्मी हाथ सामने करते हुए कहा, जबकि सबके सामने खाना खिलाने की बात पर अबान परेशान हो गई। मरती क्या ना करती, इसकी वजह से शाह को चोट लगी थी और अब इसका फर्ज बनता था कि वो शाह का ख्याल रखे। पहले तो वो काफ़ी घबराई, लेकिन एक दो नवाले खिलाने के बाद इसे समझ आ गई कि कोई भी अबान और शाह की तरफ नहीं देख रहा, तो वो भी फिर बेफिक्र होकर खाना खिलाने लगी। शाह भाई, आपके तो बाएं हाथ पे चोट लगी है, अब दाएं हाथ से खाना खा सकते हैं? रादिया ने शरारत से कहा, जिस पर हमजा ने इसे घूर कर देखा, जबकि शाह ने घूर कर हमजा को देखा। अरे यार, नहीं खा सकता ना, नवाला बनाने के लिए बाएं हाथ का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मुंह में दाएं हाथ से खाना लेकर जाते हैं। हमजा ने बेवजह की लॉजिक दी। इसके लॉजिक का मतलब रादिया समझी हो या ना समझी हो, लेकिन इसकी घूरी का मतलब वो समझ चुकी थी। खाना खिलाने के बाद अबान ने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे मेडिसिन खिलाई। हमजा ने जिंदगी में पहली बार शाह को बिना चूं चुरा किए दूध पीते देखा था। और बस इतना ही दोगी? दूध पीने के बाद शाह ने पूछा। जी, अबान ने नासमझी से पूछा। मेरा मतलब है बस इतनी ही मेडिसिन है या कुछ और भी है? जी, ये एक और है, वो रात सोने से पहले देनी है, अबान ने बताया। शुक्र है, बस इतना कहकर वो हमजा के साथ कोई मीटिंग डिस्कस करने लगा, जबकि अबान का हाथ पकड़कर अपने साथ ही बिठा लिया। अबान अब दोनों की बातों से बोर होने लगी, लेकिन शाह इसके कंधे पर जख्मी हाथ रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो वो उठ सकती थी और ना ही हिल पा रही थी। ठीक है, शाह का जख्म दुख न जाए। आज शाम गनवा को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे। वैसे तो वो गनवा को पहले ही पसंद कर चुके थे, बस एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी करना थी। गनवा चाय लेकर आई तो आंटी रुखसाना ने इसे पास बिठाया। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। हयात लाला, मुझे तो आपकी बेटी पहले ही बहुत पसंद है, और मेरा हम तो पहले ही कहता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ गनवा से। बस अपने बच्चे की ख्वाहिश को देखते हुए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इनकार नहीं करेंगे।
جی بہن، انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حمد ہر لحاظ سے اچھا بچہ ہے، مجھے تو پہلے ہی حمد بہت پسند تھا، اب تو اور بھی عزیز ہو گیا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ غنوہ کی شادی ذرا جلدی کر دوں، بابا نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم جلد شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابان کہیں نظر نہیں آ رہی۔ رخسانہ آنٹی نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ ہمارے کسی رشتے دار کے گھر گئی ہے، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، بابا نے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ حمد چاہتا ہے کہ اب وہ اسلام آباد جاتے ہوئے غنوہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ماشاءاللہ، اسلام آباد میں اس کو اپنا فلیٹ ملا ہے، اب تو کمپنی سے اپنی گاڑی بھی دے رہی ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیگم نے غنوہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، چلا حمد ہے بہت قابل۔ کیا لالا، اب نکاح پر ملاقات ہوگی، اب جلدی شادی چاہتے ہیں اور ہم بھی، بس اب میں غنوہ کو بہو بنانے کے لیے آؤں گی۔ حیات لالا نے خوشی خوشی مہمانوں کو رخصت کیا اور اپنی بیٹی کے نصیبوں کی دعائیں مانگنے لگے۔ رات جب شاہ کمرے میں آیا تو ابان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ارے تم سو گئی ہو کیا؟ شاہ نے اس کو پاس کیا۔ نہیں، میں جاگ رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ شاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، اور اس کی پرنسس کتنی اچھی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ابان کو کچھ نہیں کہے گا، اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور ایک خوبصورت زندگی جیے گا۔ ہاں یار، میں یہ شرٹ نہیں اتار پا رہا، پلیز میری مدد کرو۔ ہاں کیوں نہیں۔ جلد بازی دکھائی، اتنا ہی شرمندہ ہوئی۔ اب یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس کی شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے اس طرح سے مزاحمت کرنے پر شاہ بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نہا نہیں سکتے، اسی لیے شرٹ بدلیں اور سو جائیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ روز سونے سے پہلے وہ ضرور نہاتا تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی ہدایت بتانا ضروری سمجھی۔ اور کوئی حکم جناب؟ شاہ نے سر جھکا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جی جی، آپ نے ایک اور میڈیسن کھانی ہے، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ساری میڈیسن تو یہیں رکھی ہیں، شاہ نے بتایا۔ ہاں میڈیسن یہاں ضرور رکھی ہیں، لیکن دودھ نیچے کچن میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلی آئی، اور دودھ کا نام سن کر شاہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ حد ہے یار، یہ بات بات پر دودھ کون پیتا ہے، بس اب اور نہیں پی سکتا میں، شاہ نے فیصلہ کیا، جبکہ ابان دودھ لے کر اندر آ گئی۔ یہ پکڑیں، اس نے دودھ کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے کہا، جو شاہ نے خاموشی سے پکڑ لیا، کیونکہ اس نے صرف پکڑنا تھا، پینا تھوڑی تھا۔ ابان نے میڈیسن نکالی اور اس کے منہ کے قریب لے گئی، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں وہ دے نہیں سکتی تھی، اس پر چوٹ لگی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ منہ کھولے نا۔ شاہ نے بنا چون چرا کیے منہ کھولا اور ابان نے گولی سے کھلا دی۔ ارے دودھ سے نگلیں۔ ابان نے اس کے ہاتھ سے زور دیتے ہوئے گلاس منہ کے قریب کیا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے پر شاہ نے منہ بنایا۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ابان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہونے کا تو پتہ نہیں، ہاں یہ دودھ روز پی پی کر میں بچہ ضرور بن جاؤں گا، شاہ نے سوچا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگر رات آپ کو درد ہو تو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے جگا لیجیے گا، ابان نے سونے سے پہلے ہدایت دی۔ کافی دیر اس کے سونے کا انتظار کرتے ہوئے لیٹی رہی، لیکن اس کے سونے سے پہلے ہی وہ سو گئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب شاہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ابان کی آنکھ کھلی تو دیکھا شاہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا ہے۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ جب ابان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ گیلی پٹی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں نہائے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، ابان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جان گڈ مارننگ، آپ کیوں نہائے؟ اس کے قریب آنے پر اس نے پھر سے پوچھا، لیکن جب پلٹ کر واپس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے آفس جانا ہے پرنسس، اور بغیر نہائے تو میں اس کمرے سے نہیں نکل سکتا، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اب مزید بحث کرنا بیکار تھا، نہا تو وہ ویسے بھی چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھورنے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں جانے لگا، جب پیچھے سے آواز آئی، جان آج وائٹ ڈریس پہننا۔ اس نے شاہ کی طرف دیکھا، جس نے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکر ہے آج اس کی بلیک سے تو جان چھوٹی، وہ کہتی چلی گئی۔ ارادیہ تم ابان کا خیال رکھنا، وہ فون پر کسی سے بات نہ کرے اور نہ ہی سے یہاں سے نکلنے دینا، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، حمزہ نے اسے سمجھایا۔ لیکن ارادیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ بھائی ابان کو اس طرح سے قید میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، آخر بات کیا ہے۔
حمزہ آپ لوگ ابان کو فون پر نہ تو کسی سے بات کرنے دیتے ہیں نہ ہی اسے کہیں باہر جانے دیتے ہیں۔ شاہ بھائی اس کے کافی سخت ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، تو پھر اس پر اتنی سختی کیوں، اتنی پابندیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ ارادیہ سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی، کیونکہ اس کا دل بہت کمزور ہے رادیہ، ہم نے اسے ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھنا ہے، ہمیں اسے خوش رکھنا ہوگا۔ شاہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے پیچھے کسی سے بھی ملے یا پریشان ہو، ہم کچھ ہی دن میں واپس چلے جائیں گے، وہاں جا کر اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ حمزہ نے بتایا، اس کا مطلب ہے ابان بیمار ہے؟ ارادیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں ارادیہ، وہ بیمار نہیں ہے، بس ہم لوگوں کے مقابلے میں اس کا دل تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہم اس کا علاج کروائیں گے، تب تک اسے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گی، ارادیہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، جب بھی ان میں سے آ کر اسے بتایا کہ اس سے ملنے کوئی آدمی آیا ہے، اس نے شیشے کی دیوار کے پیچھے دیکھا، جس سے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص باہر سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن باہر بیٹھا شخص اندر نہیں دیکھ سکتا۔ باہر حیات لالا کو ویٹنگ چیئر پر بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ اس کا دل کیا کہ ابھی جائے اور اسے جان سے مار دے، لیکن پھر وہ وہیں بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اس کے سامنے سے نکل کر اپنی میٹنگ میں چلا گیا۔ لالا اسے بلاتا رہا، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا۔ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ختم ہوئی، وہ واپس آیا تو لالا اب بھی وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ یقیناً اس کی منتیں کرنے آیا تھا، وہ یقیناً اس کی ابان کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تو مجھ سے میرا بچپن چھین لیا لالا، تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، میری آنے کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں پایا، بس نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے اپنے آفس میں چلا گیا۔ لالا اسے پکارتا رہا، لیکن شاہ نے اسے نافذ سننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ واپس اپنے آفس میں آیا، لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا، اس نے سکون سے کھانا کھایا، پھر ابان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر فون کیا، لیکن ارادیہ نے بتایا کہ وہ تو صبح سے کمرے سے نکلی ہی نہیں، چکر لگا چکی ہے اس کے کمرے میں، لیکن وہ کمرہ ہی نہیں کھول رہی۔ ارادیہ نے سوچا کہ شاید وہ سو رہی ہوگی۔ خیر یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے منزل سے ہٹتے ہی وہ اپنے باپ اور بہن کا سوگ منانے لگے گی۔ اس کا خیال رکھنے کو کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شاہ کے کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے وہ بھاگ سکتی تھی، اس لیے اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور ویسے بھی کل والے واقعے کے بعد شاید وہ بھاگنے کا سوچے بھی نہیں۔ پھر اس کی دوسری میٹنگ کا وقت ہو گیا، جس سے 3.5 گھنٹے لگ چکے تھے۔ اس نے واپس جا کر دیکھا تو لالا اب بھی وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 بجے کے قریب اس پر ترس آیا اور اس نے اسے کمرے میں بلایا۔ او لالا بیٹھو، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اسے شاہ نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کہنے آیا ہوں شاہ، میں تم سے اپنی بیٹی کی آزادی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ خان لالا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، واپس چلے جاؤ لیلا، واپس چلے جاؤ لالا، اب میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میری بیٹی کی زندگی پر بات مت کرو، میری بیٹی کو میرے کیے کی سزا مت دو، تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، جو سزا دینی ہے مجھے دو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ لگتا ہے تم نے سنا نہیں لالا، میں نے کہا آج تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دے سکتا، شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو شاہ میری بات سنو، لالا نے منت بھرے لہجے میں پھر سے کہا۔ لالا میں نے کہا نا تم جا سکتے ہو۔ اسے چپ کرواتے ہوئے فون اٹھایا۔ گارڈ کو بھیجو، یہاں ایک پاگل گھس آیا ہے، نکالو اسے یہاں سے باہر۔ نہیں شاہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی کو بخش دو، چھوڑ دو میری بچی کو، میری معصوم بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم نے جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہو، مجھ سے بدلہ لو۔ اس کی حالت پر شاہ نے زوردار کہکا لگایا۔ تم اسے تو بدلہ لے رہا ہوں لالا۔ تبھی گارڈز تیزی سے اندر داخل ہوئے اور لالا کو پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ شاہ خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو چھوڑ دو، لالا چلایا، جس پر شاہ نے ایک اور کہکا لگایا۔ لالا کو بے عزت کرنے کے بعد اسے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا، آج اس نے پہلی کامیابی منائی تھی۔ وہ لالا کو اتنا ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ اب اس نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ لالا نے اس کے آفس میں آ کر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی۔ آج وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی اپنی پرنسس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی پرنسس تو خود کو نظر بند کیے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ صبح سے نہ جانے کتنی بار ارادیہ کو فون کر کے پوچھ چکا تھا، لیکن اس نے ہر بار یہی کہا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہی۔
और वैसे भी अबान ने कौन सा अपने बाप की बेइज्जती सेलिब्रेट करनी थी। कभी हमजा कमरे में आया, सुबह वाला प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, इस पर काम हम कराची में जाकर शुरू करेंगे। प्लीज़ जल्दी से अपना सिस्टम यहाँ समेट कर वापस चलो, वहाँ पर भी कितने ही काम पेंडेंट पड़े हैं। मगर मैंने इस पर पहला वार किया, इससे निकाह करके दूसरा, और आज इसे यहाँ बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया है। जब तक इसे मौत की दुआएं मांगते ना देखूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। इसने हमजा को कुछ बावर करवाने की कोशिश की। शाह, क्या तू नहीं चाहता ये सब कुछ करके अबान को तकलीफ होगी? और अबान की तकलीफ क्या तेरी तकलीफ नहीं है? हमजा चाहता था कि शाह ये सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दे। देख शाह, मैं जानता हूँ कि अबान से तू बहुत प्यार करता है। क्या तू अबान की खुशी के लिए लाला को इग्नोर नहीं कर सकता? तो ये नहीं भूल सकता कि तेरी लाइफ में कभी लाला आया था, दोबारा कभी भी लाला से मिला है? तू बचपन से इसे ढूंढ रहा था ना, तो यह सोच के कि वो तुझे कभी मिला ही नहीं, तू कभी इसे जानता ही नहीं। हमजा ने बात करते हुए एक नज़र शाह की तरफ देखा जो सिर्फ आंखों लिए से घूर रहा था, लेकिन हमजा फिर भी बाज नहीं आया। क्या तू अबान के लिए इसे बख्श नहीं सकता? मैं अबान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ हमजा, अपने जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क़यामत के दिन मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बताऊंगा कि मैंने अपनी आनी की इज्जत के लुटेरे को माफ़ कर दिया? मैं इतना बगैरत नहीं हूँ हमजा। जब तक लाला मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपना दम नहीं तोड़ देता तब तक मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। और अबान, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने साथ मेरी दुनिया में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं, शहज़र और अबान होंगे। छोड़ो अब इन बातों को, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो आज मेरे साथ खुशी सेलिब्रेट करें। शाह ने इसे मौजू से हटाते हुए कहा। हमजा को भी अब बहस बेकार लगने लगी। वैसे मेरा इरादा अबान के साथ सेलिब्रेट करने का था। शाह ने शरारत से कहा, वाह बेटा वाह, क्यों नहीं, जा अबान के पास। कल जो हालत की थी ना तेरी दूध पिला पिला कर, आज इससे भी बुरी हालत करेगी, ये जान के कि इसके बाबा को जलील करके तूने उसकी ही खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए इसके साथ नहीं कर रहा ना, तेरे साथ कर रहा हूँ। शाह ने मुस्कुरा कर कहा तो हमजा भी मुस्कुराया। मेरी भाभी से डरता है तू? हमजा ने शरारत से कहा तो शाह ने कहकर लगा कर हंसा। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के एंड पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।